नमस्कार, निष्कर्ष द एड्रेस ऑफ सक्सेस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुपर टेट का साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि साइंस का जो सिलेबस है 10 नंबर का जो हमारा पोर्शन है हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं। क्योंकि ऐसा रहता है कि आयोग हमसे पूछता, सिलेबस में दिया कुछ जाता है, पूछ कुछ लेता है। कोई परमानेंट कोई एक चीज़ को उसने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है जिसके बारे में वो प्रॉपर पूछ रहा है हमसे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आयोग ने सिलेबस कुछ और दिया है और पूछ कुछ और रहा है। जैसे कि मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि हमारा जो आयोग का दिया हुआ सिलेबस है, अगर हम उसको देखें तो उसमें आप देखिए साइंस में उसके सिलेबस में आप देख रहे हैं कि क्या है, पदार्थ की स्थिति यानी मैटर एंड इट्स स्टेट्स, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं या पदार्थ की स्थिति, इसी में आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो गति, मोशन, बल, फोर्स, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव शरीर, जीव, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हमें आयोग जो दे रहा है वो ये सिलेबस है। और जबकि सही मायने में आप इसमें से ये देखेंगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट में, आप इस चीज़ को देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन एकदम हटके हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन हटके क्या हैं कि आपसे कुछ रिएक्शन भी पूछी गई हैं। ठीक है, रिएक्शन का मतलब आपसे पूछा गया है CH2 CH3 CH2 Br प्लस NaCl, कुछ इस टाइप की रिएक्शन पूछी गई है और वो पूरी बनाई गई है CH3 CH2Cl प्लस NaBr। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, ये पूछा गया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या आपको अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया या किसी के बारे में पूरे सिलेबस में आपको कहीं पर भी दिया गया है? कहीं पर भी इसमें कहीं मेंशन है कि मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में दिया है? इस सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे क्यों? क्योंकि सिलेबस में दिया कुछ है, पूछा कुछ और जा रहा है। वो इसकी वजह से क्योंकि आयोग से जब पूछा गया तो उसने बताया कि हमने लिख के रखा है दैनिक जीवन में विज्ञान, और दैनिक जीवन में विज्ञान में ही सारा सिलेबस उनका इंक्लूड हो गया है। स्तर की बात की जाए, लेवल की बात की जाए कि स्तर क्या रहेगा, तो स्तर उन्होंने बताया 12th तक का रहेगा। और जो हमारा पेपर का सिलेबस रहेगा, ठीक है, वो क्लास 10th तक का रहेगा या 10वें तक का रहेगा। यानी कि कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो हमारा 12th तक के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस रहेंगे, जो टॉपिक रहेंगे, वो कहाँ तक के रहेंगे? हमारे 10th तक के टॉपिक रहेंगे। अगर हम इसी चीज़ को आगे डिस्कस करें, फर्दर डिस्कस करते हैं तो आपके फिजिक्स, भौतिक, अगर हम देखें हमारे जो साइंस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं हम, भौतिक विज्ञान। दूसरा रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा पार्ट है वो है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारे लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है वो कौन सा लेवल है? वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित, क्योंकि ज़्यादातर लेवल में इतना ही आता है। ठीक है, इसी से संबंधित क्यों? क्योंकि इसमें मानव शरीर भी आपका आ जाता है, आपका स्वास्थ्य भी आ जाता है, आपकी बीमारियां भी आ जाती हैं, रोग भी आ जाते हैं, विटामिन भी आ जाते हैं, वसा भी आ जाता है, फैट भी आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप निष्कर्ष से जुड़े रहिए, हम साथ साथ मिलके आपको कराएंगे, उस पेपर की भी पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान के बारे में अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान के बारे में अगर आप देखेंगे तो भौतिक विज्ञान में आपके जो मेन टॉपिक हैं वो हैं, आपके मेन टॉपिक हैं गति तथा गति के नियम, यानी मोशन एंड इट्स लॉ। मतलब कि जो हम गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, गति के नियम के बारे में। अच्छा, कमेंट करके बताइए गति के कितने नियम हैं। ठीक है, और ये भी बताना कि
फिजिक्स को किसके नाम से जाना जाता है? ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स की सबसे ज़्यादा थ्योरीज दी हैं, या फिजिक्स का जैसे ही फिजिक्स का नाम लिया जाता है तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में सबसे पहले याद आता है आपको? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है बल, यानी कि फोर्स। फोर्स, अब इस बल में ही हम एक चीज पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। इस बल टॉपिक में ही हम पढ़ेंगे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में। यदि घर्षण ना हो तो क्या हमारा चलना मुमकिन है? यदि घर्षण ना हो तो क्या गाड़ियों का रोडों पे चलना मुश्किल है कि नहीं है? ये चीज़ हम किस में पढ़ेंगे? इस घर्षण में ही पढ़ेंगे, कि घर्षण होने से ही हम चल सकते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा, प्लेन यानी कि सरफेस जो भी प्लेन एकदम स्मूथ हो जाएगा, घर्षण रहित हो जाएगा, तो वहाँ पर चलना नामुमकिन यानी कि मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है भैया, ठीक है, वो अगला हमारा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के बारे में आपने खूब सुना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपने सुना है तो इसके साइंटिस्ट के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे ये आप बताएंगे हमें, ठीक है ना। अभी मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, वो इससे भी संबंधित है कि फिजिक्स का नाम आता है तो कौन से साइंटिस्ट याद आते हैं, कौन से वैज्ञानिक याद आते हैं, वो इनसे भी संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या कितना कार्य, किस चीज़ को लगाने में कितना कार्य खर्च हुआ, क्या व्यय हुआ, यानी कि एक बल्ब जल रहा है तो कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा वो ले रहा है, एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर में कितनी शक्ति होती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ध्वनि या साउंड। आपको भी पता है ध्वनि, साउंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान या व्यक्ति 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि को सुन सकता है। 20 से कम होगी तो नहीं सुन सकते, और 20 से ज़्यादा होगी तो हानिकारक होती है, जैसे कि हमारे जेट प्लेन्स की आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश या प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इंग्लिश में बोला जाए लाइट, लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र से संबंधित रोग कौन से होते हैं, मायोपिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कितने डायोप्टर की ऊर्जा शक्ति होती है, या कितनी दूरी से हमें किताब को रख के पढ़ना चाहिए, ये सब किस में है, ये मानव नेत्र या इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे को, ये एक भी स्किप नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं किससे क्वेश्चन बन जाए, क्या हो जाए, तो हम साथ रहेंगे। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लाइट, वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओम का नियम होता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब जो आपका धारा होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है। ठीक है, एम्पियर में किस नापी जाती है कि वोल्ट मीटर में नापी जाती है। इसका मात्रक क्या होता है धारा का, या फिर धारा की राशि कैसी होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि होती है। ये टॉपिक तो है हमारे फिजिक्स के, जो हम फिजिक्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो अगला टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान। ठीक, अब रसायन विज्ञान में जो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है मैटर, यानी पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में अगर आप सुनना चाहें तो जैसे कि पदार्थ है क्या, मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर क्या है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। पदार्थ क्या है, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें ना तो मास होता है, ठीक है, और ना ही वो जगह घेरती हैं। ना तो मास होगा और ना ही जगह घेरेंगी, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं बताएं।
ठीक है, जो कि मैटर में नहीं आती। प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सी चीज पदार्थ या फिर मैटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका है टॉपिक, ठीक है, उसी में देखना उसकी अवस्थाएं, उसकी अवस्थाओं से मतलब जो है वो हमारा है ठोस, द्रव और गैस से, ठोस, द्रव और गैस से। ठीक है, हम इतनी ही पढ़ रहे हैं, यही पढ़े, जबकि लेकिन आजकल के लेवल में जो 3 अवस्थाएं ना होके आप लोगों ने देखी होंगी 5 अवस्थाएं हो गई हैं। ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 अवस्थाएं और हो गई, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो उसी में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो धातु और अधातु। धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, इसमें अगर मेटल एंड नॉन मेटल देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और आती है, उपधातु या मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसी में हम पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे, कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे प्राकृतिक होते हैं, नेचुरली, जिनको खाया जा सकता है, कौन से ऐसे एसिड होते हैं जो प्रयोगशाला में यूज होते हैं। सबको पता है कि एसिड, अम्ल प्लस क्षार मिला के क्या बनाते हैं भैया, क्या मिलाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिसको सॉल्ट बोलते हैं। और आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि खाने वाला जो नमक होता है वो किसका मेल होता है, यानी कि वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, या फिर दुर्बल अम्ल, दुर्बल प्रबल क्षार, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस टाइप के इसके ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि जो खाने वाला नमक है वो किस प्रकार का एक मिश्रण है, कौन से अम्ल और किस प्रकार के क्षार का। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक पे अगर आप 12वीं क्लास में जाते हैं, 12th लेवल पे जाते हैं, तो इसकी तो पूरा का पूरी एक स्टडी है, पूरी की पूरी एक बुक है। ठीक है, इसके बारे में कार्बनिक रसायन जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में हम कार्बन पढ़ेंगे, उसी चीज़ के बारे में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के कितने प्रकार होते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स यानी कि अरूप होते हैं, कितने समरूप होते हैं। ठीक है, कार्बन का एक जो क्रिस्टली पदार्थ होता है, यानी क्रिस्टलीकरण जो बनता है कार्बन का, वो क्या कहलाता है। घरों में यूज होने वाला कोयला क्या कार्बन का एक प्रकार है। ठीक है, क्या ईंधन जो हमारे गाड़ियों में यूज होता है, क्या वो एक कार्बन का प्रकार है, क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, क्या ईंधन एक कार्बन का प्रकार है या नहीं, है हमें आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या तत्वों का वर्गीकरण जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में। ठीक है, आवर्त सारणी का अगर आपने देखा होगा तो एक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनी हुई होती है ना आवर्त सारणी, इस तरह से बनी हुई होती है आवर्त सारणी। ठीक है ना, इस आवर्त सारणी में आपने खूब अच्छे से देखा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कुछ इस तरह से बने हुए देखे होंगे आवर्त सारणी। ठीक है ना, तो इस आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, टोटल एक आवर्त सारणी में याद रखने के लिए आप याद रखें 118 तत्व होते हैं। ठीक है, 118 तत्व होते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे 8वें नंबर पे 8वां क्रमांक किस तत्व का है, परमाणु क्रमांक 8 नंबर पे कौन सा तत्व है हमारा। ठीक है, इस चीज़ को बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, देखो भाई पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई फ्री नहीं बैठेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो परमाणु तथा अणु यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपका एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे ये पूछ सकता है 2,8,1 ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जिसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा या 9th या 10th में थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी होगी तो वो इसको जोड़ेगा और बता देगा कि ये किसका है।
ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है परमाणु की संरचना, यानी कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु किससे मिलके बना है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो मैंने देखी स्टार्टिंग में ही बताई कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। उस तरह के क्वेश्चन यानी कि कोई भी एक रिएक्शन लिखी होगी आपसे पूछ लिया जाएगा CH3 या ऐसे करके कुछ भी रिएक्शन लिखी होगी HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन लिखी होगी, बना दिया जाएगा NaCl प्लस H2O, पूछ लिया जाएगा इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा तो पता होगा कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं बनती हैं वो आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। वो सब हम किस में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी रिएक्शन दे दी गई होगी, रैंडम कुछ भी उल्टी सीधी रिएक्शन दे दी गई होगी और वो बैलेंस नहीं होगी, आपसे कहा जा सकता है कि भैया इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यानी कि बताओ इसमें कितने H हैं कितने N हैं, इन सबको बैलेंस करो। यदि ये पूर्ण नहीं होंगे, यदि अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारा ये समझो कि पेपर में मार्क्स गेम करने का एक चांस रह जाएगा, ठीक है। देखिए वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, ठीक है, तो साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा क्या, बायो का पार्ट, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। यदि जीव विज्ञान में आप देखेंगे तो जीव विज्ञान में आप देख रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, जीवन की मौलिक इकाई सेल या फिर कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है आपकी, सेल या कोशिका। इसके बारे में पढ़ेंगे, एक सेल क्या होता है, एक कोशिका क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको पता होगा तो बताएं पावर हाउस किसको बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका में पावर हाउस किसको बोला जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ऊतक यानी टिश्यूज। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, टिश्यूज। कई सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक ही जैसी कोशिका एक साथ मिलके जब एक जैसा फंक्शन करती हैं तो क्या बनता है हमारा, टिश्यू बनता है। यानी कि सेल मिलके, या ध्यान रखना कोशिका मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिला के टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है और टिश्यू सिस्टम बनके बनते हैं ऑर्गन, ठीक है, और ऑर्गन बनके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग, अंगों का सिस्टम, और ये सब मिलके क्या बन जाता है, एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी या इंसानी शरीर, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा इसमें टॉपिक आपका समाया हुआ है, काफी बड़ा टॉपिक, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जीवन की प्रक्रिया, जीवन चलने की प्रक्रिया। आपको पता है अगर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो यानी कि हम इसमें मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव के किसके तंत्र, मानव के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, इन सब तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है एक ट्रिक से याद रखेंगे, हर वो चीज़ जो जीवित होती है, जो वृद्धि करती है, ठीक है, वो क्या है कि उसके एक ट्रिक होती है, उससे याद रखेंगे, ठीक है। इंसान में न्यूट्रिशन होता है, हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मानव रोग। इंसान बढ़ता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, खाता है, पीता है, न्यूट्रिशन लेता है, सारी चीज़ें लेता है, तो क्या वो बीमार भी तो पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो स्वस्थ ही रहे, इतना अच्छा न्यूट्रिशन चल रहा है कि उसका मतलब उसे बीमारी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, आजकल तो मुमकिन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज, मानव को ग्रसित करने वाले रोग, बुखार, जुखाम, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ेंगे, मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। और एक अलग से देखिए आपका टॉपिक दिया है इसमें भोजन। इसमें भोजन का मतलब वो फूड वाला भोजन नहीं, इस भोजन का मतलब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब आपके विटामिन्स, विटामिन्स, ठीक है, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स आपके ए, डी, ए, बी, सी, डी, ई,
के, ये सारे विटामिन, इन सब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इनके रासायनिक नामों के बारे में हम पढ़ेंगे विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जितने भी होंगे, ईंधन हुआ हमारा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन के बारे में और हमारे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, देखिए आज का अगर हम टॉपिक देखें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर लिया। मोस्ट ऑफ द टॉपिक का मतलब ये हुआ कि जितना का जितना सिलेबस था, ठीक है, वो हम कवर कर लिए। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको तैयारी कैसी करनी है। देखो भैया, मेरे हिसाब से तो कि ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा उसके पीछे ना भागें। कहने का मतलब किताबें इकट्ठी करके, ठीक है, पोथी पत्रा इकट्ठी करके, ठीक है, कुछ नहीं होना। ठीक, और ना ही बाजार के हनुमान गुटकों से कुछ होना है कि हनुमान गुटके उठा के ले आए और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ऐसे ही एग्जाम पास होना होता तो कर लिए होता। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी होती है हर चीज़ की। ठीक, तो ज़्यादा ना भटक के थोड़ा कम और सही स्ट्रेटेजी से प्लान करें। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। क्यों, स्मार्ट स्टडी आजकल ज़्यादा कारगर रहती है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बायो के बारे में, हम पहले टॉपिक जो भी होगा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।